नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, ठीक है। और आज हम इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में आगे अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हमने संधि के अंतर्गत स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि और गुण संधि का अध्ययन भली भांति कर लिया था। आज हम इसके अंतर्गत यण संधि का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे मित्रों? संधि के अंतर्गत यण संधि, यण संधि का अध्ययन करेंगे। मित्रों, यण संधि की यदि हम चर्चा करें तो यण संधि का जो हमारा संस्कृत सूत्र है इको यणच। इको यणच। स्पष्ट है मित्रों? यदि इसको हम तोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा? इकह धन यण धन अचि। इकह एक धन यण धन अचि हमारा आएगा। और यदि इसके विषय में चर्चा करें तो इक का अर्थ होता है इक प्रत्याहार, यण का अर्थ है यण प्रत्याहार और अचि का अर्थ होता है यहाँ पर अच प्रत्याहार से। देखिए मित्रों, ये प्रत्याहार जो है हमारे संस्कृत से आए हैं और इनके अंतर्गत भिन्न भिन्न वर्ण हैं। एक प्रत्याहार के अंतर्गत यदि हम अपने हिंदी से संबंधित वर्णों की चर्चा करें तो यहाँ से हमको 3 वर्ण मिलते हैं: हरस ई या दीर्घ ई, हरस उ या दीर्घ उ और री। क्योंकि हिंदी वर्णमाला में दीर्घ री तो होता नहीं है, फिर भी ठीक है। और यण की चर्चा करें तो संस्कृत में तो यण के अंतर्गत हमारे 4 आते हैं, एक के अंतर्गत भी 4 वर्ण आते हैं, लेकिन ली यहाँ नहीं है, इसलिए ला भी यहाँ नहीं होगा। तो यण में हमारा क्या होगा? या, वा और रा होगा। अच की बात करें तो अच का अर्थ होता है स्वर, अर्थात सभी स्वर। ये तो इको यणच अर्थात संस्कृत सूत्र को हमने विभाजित करके, तोड़ करके उसके अंतर्गत आने वाले वर्णों के विषय में जाना है। अब जानते हैं कि यण संधि के अंतर्गत होता क्या है। आइए देखते हैं मित्रों। देखिए, यदि हम यण संधि की चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि इक के बाद यदि अच प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, इक प्रत्याहार के बाद यदि अच प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो इक के स्थान पर यण आदेशित हो जाता है। इक के स्थान पर यण आदेशित हो जाता है। देखते हैं कैसे मित्रों। सबसे पहले ई और ई को देख लेते हैं। यदि हमारे प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई या दीर्घ ई हो, इसके बाद कोई भिन्न स्वर हो, तो ई या ई के स्थान पर हमारा या हो जाता है और यहां कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अभी चर्चा करेंगे क्यों नहीं होता है। दूसरे की बात करें, यदि उ या दीर्घ उ के बाद कोई असमान स्वर अर्थात भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर हमारा
आधा वाह हो जाता है। तीसरी वर्ण की चर्चा करते हैं मित्रों। तीसरे वर्ण की चर्चा करते हैं। री ह्रस्व हो या दीर्घ हो। संस्कृत में दीर्घ होता है, हिंदी में दीर्घ नहीं होता, हमने कई बार आपको बताया भी है। फिलहाल देख लेते हैं। री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर, तो री के स्थान पर रा हो जाता है। स्पष्ट है मित्रों? तो हम कह सकते हैं कि यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में इ, उ, या री आए और दूसरे पद के प्रारंभ में कोई भिन्न स्वर आए, तो इनके आने के कारण अर्थात भिन्न स्वर के कारण हमारा ई के स्थान पर या हो जाता है, उ के स्थान पर वा हो जाता है और री के स्थान पर रा हो जाता है। स्पष्ट है मित्रों? तो उसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही आपका फॉर्मेट है, यही आपका संरचना है। इसको आपने जान लिया, आपकी संधि समाप्त हो गई। स्पष्ट है? चलिए एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इक प्रत्याहार के वर्णों के बाद यदि कोई अच प्रत्याहार का वर्ण आए अर्थात कोई भिन्न स्वर आता है, तो इक के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण आदेशित हो जाते हैं। स्पष्ट है मित्रों? तो इक प्रत्याहार के वर्ण हमने देख लिए, यण प्रत्याहार के वर्ण देख लिए और हमारा भिन्न स्वर। अब चर्चा ये होगी कि जो भिन्न स्वर है मित्रों हमारा, इस भिन्न स्वर में परिवर्तन क्यों नहीं होता। ये भिन्न स्वर केवल इसको पूरा करने के लिए आता है, तो परिवर्तन क्यों नहीं होता। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि योग से हो रहा था, लेकिन यहाँ परिवर्तन क्यों नहीं। देखिए, भिन्न स्वर का मतलब होता है हमें भिन्न स्वर ज्ञात नहीं है। यदि ज्ञात होता कि इसके बाद ही आएगा, तो उनके योग से जो परिवर्तन होता वह दोनों जगह परिवर्तन होता, लेकिन भिन्न स्वर हमें ज्ञात है ही नहीं, तो उसमें परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्पष्ट है मित्रों? चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने की चेष्टा करते हैं। जैसे मित्रों, इति धन अर्थ, इति धन अर्थ। अब मित्रों यहां देखते हैं हम साथियों कि हमें पता है, हमने प्रारंभ में ही बताया है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर सहित होता है, तो हम उस स्वर सहित व्यंजन को अलग अलग कर लेते हैं। स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर लेते हैं, अर्थात इसका विभाजन कर देते हैं। ई धन ता धन। अब यहाँ से फिर ह्रस्व ई की मात्रा निकल कर आई, अर्थात ह्रस्व स्वर हमारा निकल कर बाहर आ गया और इसके बाद हमारा भिन्न स्वर आ और ये। हमें पता है कि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर हमारा आधा या हो जाता है। पीछे हमने देखा है। और मित्रों, प्रारंभ से ही हम जानते चले आए हैं कि यदि किसी आधे व्यंजन के बाद कोई स्वर आए, तो वह स्वर इस व्यंजन को पूर्ण कर देता है या इसकी मात्रा इस व्यंजन पर लग जाती है। तो देखते हैं। अब ता के बाद तो कोई स्वर है नहीं, लेकिन या के बाद स्वर या पूरा, लेकिन ता तो हमारा अधूरा रह गया। क्या हो गया मित्रों? इत्यर्थ हो गया, ता हमारा अधूरा रह गया। ठीक है,
आगे देखते हैं अन्य उदाहरण। जैसे हमने कह दिया अति धन अधिक, अति धन अधिक। अब यहां पर मित्रों हर्ष ई और आ मिल रहा है, देख लेते हैं। आ धन आधा ता साथ व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन, यहां से स्वर निकलकर बाहर आया और ये स्वर और पुनः हमारा ई मिला, ई के बाद भिन्न स्वर। और हमें पता है मित्रों कि यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई के स्थान पर या हो जाता है, और या हो गया मित्रों, और ये स्वर इसको पूर्ण करेगा, फिर ये अधूरा रह गया तो क्या हो गया मित्रों? अत्यधिक। स्पष्ट है मित्रों? चलिए अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कह दिया उदाहरण के रूप में मनोधन अंतर, मनोधन अंतर। अब मित्रों यहां पर हमको देखते हैं क्या मिलता है। मां आधा ना, फिर ऊ की मात्रा लगी है तो हर्ष ऊ की है तो हर्ष ऊ बाहर आया, यहां से आ और फिर इसको ज्यों का त्यों उतार दिया। अब हमें पता है कि ऊ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ऊ के स्थान पर क्या होगा मित्रों? वाह हो जाता है, वही स्वर रहित आधा वाह हो जाएगा। और हमें पता है कि बाद में आया हुआ स्वर वाह को पूरा कर देगा। इससे पहले जो आधा व्यंजन रह गया उसके बाद कोई स्वर नहीं है तो आधा ही रह जाएगा। लिख लेते हैं आधा ना, और वाह हमारा पूरा हो गया, मन वंतर। इसको ज्यों का त्यों हमने ले लिया। स्पष्ट है मित्रों? मन वंतर हो गया। आइए आगे और उदाहरणों को देखते हैं, समझते हैं। जैसे हमने कह दिया वधू धन ऐषणा, वधू धन ऐषणा। अब मित्रों यहां पर हमको दीर्घ ऊ की मात्रा लग रही है, इसको भी अलग अलग करके देख लेते हैं। आधा धा, दीर्घ ऊ ए और बाकी ज्यों का त्यों लिख दिया क्षण। और पता है हमें मित्रों कि हर्ष ऊ हो या दीर्घ ऊ हो और उसके बाद कोई असमान स्वर हो तो उसके स्थान पर हमारा आधा वाह हो जाता है, और फिर वही स्वर इसकी मात्रा इसको लिखकर पूरा हो जाएगी। इसके बाद कोई स्वर नहीं, ये आधा ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा? वध्वेषणा। वध्वेषणा। स्पष्ट है मित्रों? एक ही मात्रा इस वा पर लग के इसको पूरा कर देगी। ठीक है मित्रों? आइए और अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कह दिया भ्रातृ धन ओक, भ्रातृ धन ओक। इसको देखते हैं मित्रों। इसको अलग अलग किया जाए तो भ्रा धन आधा ता, और मात्रा किसकी लगी है? स्वर हमारा री निकल कर आया, री स्वर की मात्रा लगी है, और यहाँ ओ धन का। हमें पता है री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो री के स्थान पर आधा रा हो जाता है, और रा के बाद हमारा ओ स्वर है और रा से पहले ता है। मित्रों हमें पता है जब हमने व्यंजन का अध्ययन किया था तो व्यंजन में हमने संयुक्त व्यंजन का भी अध्ययन किया था, और वहां पर हमने देखा था कि ता
धन रा धन आ मिलकर हमारा त्रा हो रहा था। तो यहां पर मित्रों ता धन रा धन ओ की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, ता धन रा मिलकर त्रा हुआ, ओ मिलकर त्रो हो गया, भ्रात्रोक हो गया। स्पष्ट है मित्रों। तो इस प्रकार से हमने री का भी देख लिया। एक और देख लेते हैं, मातृ धन आदेश, मातृधन आदेश। मां हमारा ऐसा ही आधा था और यहां से हमने री स्वर को बाहर किया, यहां से आ स्वर को बाहर किया और बाद का ज्यों का त्यों लिख दिया। हमें पता है री के स्थान पर रा होगा और ता रा और आ मिलके त्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मात्रा देश। स्पष्ट है मित्रों। तो इस प्रकार से हमने यण संधि देखी और यण संधि के कुछ उदाहरण देखे। हमने देखा कि किन वर्णों के बाद क्या आने से किस वर्णों में क्या परिवर्तन होता है और यही परिवर्तन हमारा यण संधि कहलाता है। आइए मित्रों इसकी पहचान देखते हैं। कैसे हम जाने कि देखते ही हम बता दें नैनो सेकंड में कि इसके अंदर यण संधि है। शब्द को देखते ही पहचानना सीखते हैं। आइए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटा दिया जाए, फिर सीखते हैं कि कैसे इसको हम देखते ही पहचानेंगे। इसको कैसे देखते ही पहचाने। चलिए, हमने मित्रों कुछ उदाहरण देखे और उन उदाहरणों के आधार पर हमारा पहचान हमारी निकल कर आई। इस पहचान के अंतर्गत हमारा जो पहला पॉइंट है वह पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट कहता है कि यदि अर्थात हम कह सकते हैं किसी शब्द में या शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण से पहले कोई आधा वर्ण, कोई आधा मतलब कोई भी आधा, लेकिन दूसरा शब्द होना कौन सा चाहिए देख लेते हैं। यदि किसी शब्द में आधे वर्ण के बाद, आधे वर्ण के बाद अर्थात आधे वर्ण के तुरंत बाद, ये ज्यादा अच्छा होगा, तुरंत बाद या हो या क्या हो वाह, आए तो वहां प्राय यण संधि होती है। वहां प्राय मित्रों क्या होती है, यण संधि होती है। जैसे मित्रों कुछ उदाहरण देख लेते हैं, हम देखते ही बताते हैं। हमने कह दिया प्रत्यक्ष, प्रत्याघात, अत्यधिक, प्रत्यक्ष प्रत्याघात अत्यधिक, मधुवालय, मधुवालय। इसके अतिरिक्त और भी वर्ण देख लेते हैं। स्वागत, स्वागत। देखिए मित्रों यहां पर आधे वर्ण के तुरंत बाद या आ रहा है, यहां आधे वर्ण के तुरंत बाद वा आ रहा है।
सुधन आगत स्वागत, मधुधन आलय मधुआलय, अतिधन अतिधन अधिक अत्यधिक। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, प्रतिधन यक्ष प्रत्यक्ष अक्ष। तो यहाँ पर आधे वर्ण के तुरंत बाद या और यहाँ वा आ रहा है, तो इनमें क्या है, हमारी यण संधि है। यह इसकी क्या पहचान है। आइए पॉइंट नंबर दूसरे पर चलते हैं। इसकी पहचान में हमने देखा था मात्रादेश, पित्रादेश, मात्रंग आदि कुछ उदाहरण ऐसे हैं जहां पर हमको दूसरे या तीसरे वर्ण के रूप में क्या मिल रहा है, त्रा मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं दूसरे पॉइंट के रूप में, पहचान के रूप में, कि यदि किसी शब्द में दूसरे या तीसरे वर्ण के रूप में क्या मिले मित्रों, त्रा हो, वहां प्राय यण संधि होती है। वहां प्राय यण संधि होती है। उदाहरण में जैसे मात्रंग, मातृधन अंग मात्रंग, पित्रादेश, पितृधन आदेश पित्रादेश, मात्रादेश मातृधन आदेश। स्पष्ट है मित्रों। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने देखा कि दूसरे या तीसरे वर्ण के रूप में हमें क्या मिल रहा है, त्रा मिल रहा है। और यदि हमको त्रा मिलेगा तो वहां हमारा प्राय क्या होगा, वहां हमारा प्राय यण संधि होगा। स्पष्ट है मित्रों, यण संधि होगा। तो यह हमारा मित्रों यण संधि का पूरा निचोड़ है। इसी प्रकार से हम एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया अन्वेषण, अनुधन एषण अन्वेषण। तो ये हमारा क्या हो गया मित्रों, यण संधि के कुछ उदाहरण हो गए। और कैसे हमने देखा कि देखते ही हमने बताया कि हमारा क्या है, इसमें यण संधि है। तो मित्रों सबसे पहले हमने देखा कि यदि किसी शब्द में आधे वर्ण के तुरंत बाद या और वा आता है तो वहां हमारा क्या होगा, यण संधि होगा। और दूसरा पॉइंट हमने देखा कि यदि किसी शब्द में दूसरे या तीसरे वर्ण के रूप में क्या हो मित्रों, त्रा हो, तो वहां क्या होगा, वहां प्राय यण संधि होगी। स्पष्ट है मित्रों। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, और वीडियो को कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही मित्रों। जय हिंद, जय भारत।